नमस्कार। रीति संप्रदाय पर केंद्रित इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने रीति का अर्थ जाना था, रीति के स्वरूप से परिचित हुए थे, रीति के भेदों को जाना था, वृत्ति और प्रवृत्ति से रीति के संबंध को समझा था। आज के इस व्याख्यान में हम रीति संप्रदाय के क्रम विकास को जानेंगे और इस व्याख्यान में पहले तो हम रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किस तरह से हुआ है उसे समझेंगे और फिर एक एक करके आचार्यों ने किस तरह से रीति संप्रदाय का निर्माण और विकास किया है, किस तरह से रीति संप्रदाय का क्रम विकास हुआ है, यह भी हम जानेंगे। भारतीय साहित्य शास्त्र के क्रमिक विकास के रूप में दूसरा सोपान, दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय रीति सिद्धांत का माना जाता है। पहला सिद्धांत अलंकार सिद्धांत है और इसी कारण आरंभ में समूचे काव्य शास्त्र को ही अलंकार शास्त्र कहा जाता था। उसका प्रवर्तन भामह ने किया था। भामह द्वारा प्रतिपादित अलंकार सिद्धांत क्रमशः प्रतिष्ठा प्राप्त करता जा रहा था, लगातार प्रतिष्ठित हो रहा था और काव्य में अलंकारों की शब्दार्थगत सत्ता को निस्संदेह रूप से सभी लोगों ने काव्य का एक अनिवार्य अंग अलंकार को मान लिया था। किंतु धीरे धीरे ऐसी भी बातें उभरने लगी थी कि यह अलंकरण मात्र है, इसकी हम पूरी सत्ता नहीं मान सकते। काव्य का वाच्य अलंकरण ही स्वीकार किया जाना चाहिए, इस पर थोड़ा संदेह भी उत्पन्न होने लगा था और ऐसा ही सोचकर 8वीं सदी के आसपास आचार्य वामन ने रीति सिद्धांत की स्थापना की थी। जो अलंकार की केंद्रीय सत्ता थी काव्य के परिसर में, काव्य की आत्मा, काव्य के प्राण तत्व, काव्य के जीवनाधायक तत्व के रूप में जिस तरह से अलंकार को स्वीकृत मान लिया गया था, इस दिशा में थोड़ा अलग एक प्रस्थान उपस्थित करते हैं वामन और रीति को काव्य का प्राण तत्व घोषित करते हैं। वामन के अनुसार काव्य की आत्मा अलंकार नहीं रीति है और रीति का मूलाधार गुण है और यह गुण ऐसा है जिसे काव्य का आंतर पक्ष कहा जा सकता है। तो जिस अलंकार को आत्मा मानकर चला जा रहा था, जिसे काव्य की आत्मा मान लिया गया था, वामन कहते हैं वह बाहरी तत्व है, उसे काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता। जिस तरह से हमारे शरीर का जो प्राण तत्व है वह बाह्य तत्व नहीं है, उसे हम कहीं से निकाल कर रख नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते कि यह हमारा प्राण है। पर हमारे शरीर के अलंकरण तो हम अलग रख सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं कि यह अलंकार है। इस आधार पर वामन कहते हैं कि नहीं, अलंकार को हम काव्य की आत्मा नहीं कह सकते। काव्य की आत्मा यदि किसी को कह सकते हैं तो वह रीति है और रीति का मूलाधार गुण है जो आंतरिक तत्व है। वामन ने काव्य के शब्द और अर्थगत 10-10 गुणों की चर्चा की है और स्पष्टता पूर्वक उन्हें गुणों को काव्य का आंतरिक तत्व प्रमाणित किया है। इस तरह से इस प्रक्रिया में वामन ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था कि गुण और अलंकार वस्तुतः एक ही है, वामन से पूर्व के आचार्यों ने यह बताया था कि गुण और अलंकार में एक रूपता है। वामन उस एक रूपता का खंडन करते हैं, उस एक रूपता को अस्वीकृत करते हैं और गुण और अलंकार के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचते हैं। एक काव्य के सिद्धांत रूप में रीति की प्रतिष्ठा पहले से भी मानी जाती रही है, वह अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद थी, पर प्रत्यक्ष रूप से रीतियों का पहला उल्लेख काव्य में बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में मिलता है। अप्रत्यक्ष रूप से उससे पूर्व उससे इतर भी मिलता है, पर प्रत्यक्ष रूप से रीति की चर्चा सबसे पहले
सिद्धांत के रूप में, एक काव्य सिद्धांत के रूप में जहाँ पहचाना गया है जिसे, वह बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है। हर्षचरित के आरंभिक प्रस्तावना वाले अंश में ही बाणभट्ट ने बहुत स्पष्टता पूर्वक इसका निरूपण किया है। बाण ने साफ शब्दों में कहा कि जो विभिन्न काव्य शैलियां हैं उनका संबंध रीति से है। उन विभिन्न काव्य शैलियों का उल्लेख करते हुए बाणभट्ट कहते हैं कि उत्तर भारत में श्लेष प्रधान, पश्चिम में अर्थमात्र प्रधान, दक्षिण में उत्प्रेक्षा प्रधान और उत्तर पूर्व भारत में अक्षराडंबर को ही काव्य की शैली के रूप में विशेष मान्यता मिली है। पहली बार यह पहचान हो रही है एक क्षेत्र विशेष के आधार पर काव्य की शैलियां कहाँ मुखर हैं, किस क्षेत्र विशेष में काव्य रचना की कौन सी शैली विशेष मुखर है, विशेष सम्मान्य है। इस आधार पर बाणभट्ट कहते हैं, श्लेष प्रायम उदिच्येषु प्रतिच्यस्व अर्थमात्रकम उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौड़ेश्वर अक्षराडंबरः। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में अलग अलग काव्य शैलियां हैं। अलग अलग काव्य शैलियों को प्रमुखता मिली है, इसकी स्पष्ट पहचान और इसका स्पष्ट स्वरूप बाणभट्ट अपने हर्षचरित में प्रस्तुत करते हैं। इस हर्षचरित के ही प्रस्तावना अंश में बाणभट्ट ने यह भी संकेत किया है कि ये जो चार काव्य शैलियां या काव्य रीतियां हैं, इनका एकत्र समावेश काव्य में दुर्लभ है। पर वहीं यह भी कहते हैं बाणभट्ट कि नवीन भाव सौंदर्य, नवीन अर्थ और ग्राम्य जाति, जिसे स्वभाव वर्णन कहा गया है, अक्लिष्ट श्लेष, स्फुट रस और निरुक्ति करने वाले पदों वाला अक्षरबंध, इन सब का एकत्र निरूपण दुर्लभ तो है, पर यदि कहीं इनका एकत्र सन्निवेश हो जाए तो निश्चित रूप से काव्य उत्तम कोटि का बन सकता है। जो अपेक्षा है बाण की कि ये जो विभिन्न काव्य शैलियां हैं, इन सारी शैलियों का महत्व है और उत्तम काव्य होने के लिए इन सभी शैलियों की एकत्र उपस्थिति ही अभिष्ट है। कहते हैं, नवो अर्थो जातिर्ग्राम्या श्लेषो अक्लिष्टः स्फुटो रसः विकटाक्षर बंधश्च कृतस्नेन मेकत्र दुर्लभम। एकत्रता इनकी दुर्लभ है, दिखाई नहीं पड़ती, पर यदि कहीं संभव हो तो वैसा काव्य तो उत्तमोत्तम काव्य होगा। यह बाणभट्ट की समझ थी। बाणभट्ट द्वारा यह जो समझदारी, यह जो विवेचना की गई है, इसमें रीतियों से दो निष्कर्ष निकाले गए हैं। पहला यह कहा गया कि बाण ने रीतियों का विभाजन देश भेद के आधार पर नामकरण तो किया है, पर विभाजन का आधार देश विभेद नहीं है, क्षेत्र विभेद नहीं है। बाणभट्ट ने विभाजन में काव्य शैलियों को आधार बनाया है। और दूसरी बात यह निकलकर सामने आई कि बाणभट्ट ने जिन काव्य तत्वों का काव्य में समावेश आवश्यक माना है, वे प्रायः गुण और अलंकार से संबद्ध हैं। बाणभट्ट के पश्चात काव्य प्रवाह में जगह जगह बहुधा काव्य शैलियों का परिचय मिलता है, किंतु जिस तरह से बाणभट्ट ने स्पष्ट शब्दों में एक सिद्धांत रूप में इन शैलियों का निरूपण किया था, वह थोड़ा रुका सा दिखाई पड़ता है। बाद में शास्त्रीय दृष्टि से, बाद में क्या कहें, काव्य शास्त्र की दृष्टि से, जैसे और काव्य शास्त्रीय प्रस्थान बिंदु नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, उसी तरह से रीति का भी पहला उल्लेख संकेत रूप में नाट्य शास्त्र के 14वें अध्याय में मिल जाता है, जहां नाट्य प्रयोग की दृष्टि से भरत 4 प्रकार की प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं। उन प्रवृत्तियों में ही काव्य रीति के आरंभिक संकेत छिपे हैं, यह बाद के आचार्यों ने लक्षित किया है। परवर्ती आचार्यों ने यह भी लक्षित किया कि भरत निर्दिष्ट ये सारे प्रवृत्ति ये रीति से भिन्न नहीं है,
ये वही हैं। भरत के अनुसार आवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली और औड्र मागधी, उड़िया और मागधी मिलकर के इन 4 प्रकार की प्रवृत्तियों का नाटक में प्रयोग देखा जाता है। नाट्य शास्त्र में कहते हैं भरत, चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्य प्रयोगतः आवंती, दाक्षिणात्या च पांचाली चौड्र मागधी। भामह भारतीय साहित्य के ऐसे प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने रीतियों का नाम तो नहीं लिया है, किंतु जो उनका ग्रंथ है काव्यालंकार, उसमें रीति प्रभेद का विवेचन हुआ है। भामह के मत से जो काव्य शैलियां हैं उनका विभाजन पारमार्थिक नहीं है, उपकारक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के विभाजन में काव्य शैलियों में स्पष्टता के स्थान पर उन देशों का काव्यगत अहंकार मात्र व्यंजित हो रहा है। जो देश विभेदगत अपने अपने क्षेत्र की जो विशिष्टता है उसी को महत्वपूर्ण मान लेने का जो देश आधारित अभिमान, देश आधारित अहंकार है, यह व्यंजित होता है। जो देश नाम आधारित विभेद किए गए हैं काव्य शैलियों के, उनसे यह भामह पहचान रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि इन नामों को यदि हम छोड़ भी दें तो काव्य में कुछ आवश्यक गुण तो होने ही चाहिए, और वे हैं अलंकार युक्तता, अग्राम्यता, अर्थवत्ता, न्याय सम्मतता, अनाकुलता यानी जटिलता से मुक्त होना। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो भामह ने काव्य के लिए आवश्यक माने हैं। अब आचार्यों ने यह बताया कि भामह जब ये सारे गुण बता रहे हैं तो ये तो वे ही गुण हैं जो गौड़ीय मार्ग में मिलते हैं, और वैदर्भी में जो पुष्ट अर्थ, वक्रोक्तिहीनता, प्रासाद गुण युक्तता, सरलता और कोमलता होती है, यह भी भामह निर्दिष्ट करते हैं। भामह के अनुसार गौड़ी वाले गुण यदि वैदर्भी में हो तो वह श्रेष्ठ हो जाएगा, और यदि गौड़ी वाले गुण वैदर्भी में न हो, यदि उनसे रहित है वैदर्भी काव्य, तो वह सम्मान योग्य नहीं है। इसका मतलब भामह भी इस बात को मानते हैं कि अलग अलग जो देश आधारित काव्यगत वैशिष्ट्य बताया जा रहा है, इनका सम्मिश्रण, इनका सन्निवेश, इनकी एकत्र उपस्थिति काव्य के उत्तम होने के लिए, काव्य के सर्वांग पूर्ण होने के लिए आवश्यक है। भामह की दृष्टि मूलतः कविता के गुणों की ओर थी। उनसे युक्त काव्य पद्धति को वे महत्व देना चाहते थे, और ऐसा कहते हुए गुणों से हीन काव्य पद्धति को वे अस्वीकार करते थे। भामह के समय तक रीति और गुण का जो संबंध वामन स्थापित करते हैं, वह अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित नहीं था, वह अस्पष्ट था। यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि रीति और गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर भी भामह काव्य गुणों से युक्त रीतियों को महत्व देना आरंभ करते हैं। भामह बिना इस बात से परिचित हुए कि रीति और गुण का अन्योन्याश्रित संबंध है, काव्य गुणों और रीति का संबंध बताते हैं, जो बाद के आचार्यों, वामन आदि आचार्यों के लिए संकेत का संदर्भ बनती है। दंडी ने भामह के बाद उनका ग्रंथ है काव्यादर्श, उस काव्यादर्श में मार्ग नाम से रीतियों का विवेचन प्रस्तुत किया है। दंडी के अनुसार वाणी की अभिव्यक्ति के अनेक मार्ग हैं, जिनमें परस्पर सूक्ष्म भेद भी है। इनमें भी वैदर्भी और गौड़ी मार्गों का परस्पर जो भेद है वह बहुत स्पष्ट है। और दंडी कहते हैं अस्त्य अनेको गिरा मार्गः, वाणी के अनेक मार्ग हैं, सूक्ष्म भेदः परस्परम, उनमें यह जो भेद है वह बहुत सूक्ष्म है, उसकी पहचान करना कठिन है। तत्र वैदर्भ गौड़ीयो वर्णयते प्रस्फुटांतरौ, पर जो वैदर्भी और गौड़ी मार्ग का भेद है
वह स्फुट है, स्पष्ट है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। वैदर्भी मार्ग के 10 गुण प्राण स्वरूप बताए गए हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये 10 ऐसे गुण हैं जो वैदर्भी मार्ग के प्राण स्वरूप बताए गए हैं। इस प्राण शब्द की विवेचना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वामन ने इसी से संकेत ग्रहण किए हैं और गौड़ी मार्ग में दंडी कहते हैं कि ये 10 में से जो 3 हैं, अर्थ व्यक्ति, औदार्य और समाधि, वे तो वैदर्भी की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, पर इनको छोड़कर जो बाकी 7 गुण हैं, श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, ओज और कांति, इनका वैपरीत्य होता है, ये वहां नहीं मिलते। दंडी के बाद आचार्य वामन ने रीति का विशेष रूप से विवेचन किया है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रीति न केवल काव्य की विशेष पद्धति, काव्य का विशेष मार्ग, काव्य की विशेष रचना शैली के रूप में व्याख्यायित होती है, बल्कि इसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। दंडी जो कह रहे थे कि वैदर्भी के 10 प्राण स्वरूप गुण होते हैं, इसी से वामन ने सूत्र लिया है। यही इस बात का प्रमाण है कि वामन जब कहते हैं कि रीति गुणात्मा, रीतिर आत्मा काव्यस्य विशेषो गुणात्मा, विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, यह वामन कहते हैं। तो उन्हें यह जो विशेषो गुणात्मा है, दंडी का यह कहना कि वैदर्भी के 10 गुण प्राण होते हैं, उससे निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी, ऐसा आचार्यों ने अनुमान किया है। इस प्रकार से रीति को काव्य की आत्मा कहना और गुणों को रीति की आत्मा कहना वामन का साधारण कथन लगता है। वह दंडी की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति ही विशेषो गुणात्मा, इससे यह स्थिर हुआ कि विशिष्ट प्रकार की पद रचना ही रीति है और गुण उसे कहते हैं जो काव्य शोभा के उत्पादक धर्म है। इस प्रकार वामन जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं इस लक्षण से, वह यह है कि शब्द एवं अर्थगत सौंदर्य से समलंकृत पद रचना का नाम रीति है और वही काव्य की आत्मा है। रीति के अन्य उपादानों का भी विवेचन वामन ने बहुत मौलिक ढंग से किया है। बताया है उन्होंने कि रीति वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 प्रकार की होती है, पर इन सब में से वैदर्भी का स्थान विशिष्ट है, वैदर्भी का स्थान प्रथम है। क्योंकि वामन कहते हैं कि वैदर्भी रीति में समस्त गुणों का समावेश हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बताया गया है कि काव्य दोषों से रहित, समग्र गुणों से गुम्फित, वीणा स्वर के समान श्रुति मधुर वैदर्भी रीति होती है। वामन कहते हैं कि विदर्भ आदि देशों के आधार पर रीतियों का नामकरण तो हुआ, पर यह नामकरण महत्वपूर्ण नहीं है। यह नामकरण उपचार मात्र है, समझने मात्र के लिए है। देश विशेष के नाम पर इनका नाम किया तो गया है, किंतु कोई भी कवि कहीं भी रहकर इनका प्रयोग कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि विदर्भ प्रांत का कवि पांचाली रीति का प्रयोग नहीं कर सकता और गौड़ देश का कवि वैदर्भी रीति का प्रयोग नहीं कर सकता है। वामन के बाद रीति की चर्चा आनंदवर्धन ने की है और आनंदवर्धन ने रीति की जगह संघटना शब्द का प्रयोग किया है। संघटना शब्द को ही उन्होंने उचित माना है, उपयुक्त माना है और सम्यक पद रचना को ही संघटना कहा, या कहें कि सम्यक पद रचना को ही आनंदवर्धन रीति कहते हैं। वामन की विशिष्ट पद रचना में आनंदवर्धन के अनुसार ऐसा कहते ही जो दृष्टि दिखाई पड़ती है वह शब्दगत और अर्थगत चमत्कार पर ही अधिक है, पर आनंदवर्धन का ध्यान
रस ध्वनि की सार्वभौमता पर है। इसी कारण उन्होंने पद रचना शब्द को स्वीकार नहीं किया, पद संघटना शब्द की बात कही है। वामन ने कहा था विशिष्ट पद रचना रीति ही, पद रचना अंततः शब्द और अर्थगत है, पर आनंदवर्धन शब्द और अर्थ को छोड़कर रस ध्वनि के प्रस्तावक हैं, इसीलिए वो पद रचना को भी स्वीकार नहीं करते, उसकी जगह पद संघटना की बात करते हैं और कहते हैं कि संघटना का रस के साथ विशेष संबंध है। आनंदवर्धन की धारणा है कि रीतियां समास आश्रित तो हैं। अभी हमने चर्चा की कि किस तरह से अल्प समास और दीर्घ समास और उन दोनों के बीच की स्थिति के आधार पर ही रीतियों के भेद किए गए हैं। तो यह आनंदवर्धन भी मानते हैं कि रीतियां समास आश्रित हैं, रीतियां गुण का आश्रय लेकर चलती हैं और रीतियां रस का माध्यम बनती हैं। मुख्य बात आनंदवर्धन के यहाँ यह है कि रीतियां स्वतंत्र काव्य तत्व नहीं है, वह रस का ही माध्यम बनती है। इस तरह से आनंदवर्धन के मत में यह कह सकते हैं कि संघटना या रीति समास स्वरूपा है, वह गुणाश्रिता है और रसाभिव्यक्ति का ही एक साधन है। आनंदवर्धन के बाद राजशेखर ने भी रीति का विशद विवेचन किया है और कहा है कि रीति वचन विन्यास क्रम है। रीतियों के भिन्न भिन्न प्रकार भी उनके अलग अलग ग्रंथों में आए हैं, उन पर विचार किया है उन्होंने। उनका ग्रंथ है कर्पूर मंजरी। उस कर्पूर मंजरी के मंगल श्लोक में ही वच्छोमी, मागधी और पांचाली के नाम आते हैं और उनकी एक रचना है बाल रामायण, उसमें उन्होंने मैथिली नामक अतिरिक्त रीति का उल्लेख किया है। रीति की चर्चा में आचार्य कुंतक का भी योगदान माना जाता है और इन्होंने रीति, संघटना आदि शब्द को छोड़ते हुए मार्ग शब्द को अपनाया है। वामन कहते हैं कि कवि स्वभाव भेद से काव्य मार्गों का ग्रहण होना युक्त है। कवि प्रस्थान के हेतु स्वरूप मार्ग 3 प्रकार के हो सकते हैं: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग, जो कि सुकुमार और विचित्र मार्ग के योग से बनता है। भोजराज ने भी रीति को मार्ग या पंथ ही कहा है और कुंतक के कवि प्रस्थान हेतु के समान ही रीति को कवि गमन मार्ग कहकर उसकी चर्चा की है। इस तरह से अपने आज के इस व्याख्यान में हमने कवि और कविता की पंक्तियों से, कविता की दुनिया से जो रीति शब्द व्यवहार में प्रचलन में था बाणभट्ट आदि के यहाँ, वहाँ से किस तरह से शास्त्रीय आचार्यों ने इस रीति शब्द को लिया और उसकी विवेचना की, किस तरह से अलंकारों की सार्वभौमता, अलंकारों के जीवनाधायक स्वरूप को चुनौती देते हुए एक भिन्न मार्ग रीति संस्थापक आचार्यों ने अपनाया और कैसे कैसे उसकी परंपरा आगे बढ़ी है, इसकी चर्चा की हमने इस व्याख्यान में। हमने रीति संप्रदाय के निरूपण, रीति संप्रदाय के प्रणयन और रीति संप्रदाय के क्रम विकास की चर्चा की। आगे हम रीति सिद्धांत की चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।